अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर हम दो वेक्टर्स एज्यूम कर लेते हैं। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे डिफाइंड है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है वो यहां पर क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो करता है। तो यहां पर बाकी टर्म्स इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन बाकी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ए वेक्टर है और मॉड लगा है तो उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड से हम लोग फैमिलियर हैं। साइन थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है और एन कैप डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? आपने क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस बना रहे हैं एक्स डैश, और ये है वाई वाई डैश। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कहता है कि हम रोटेट कर रहे हैं और रोटेशन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है। अब रोटेशन में देखिएगा कि जो रोटेशन हो रहा है वो मेरी फिंगर्स दिखाएंगी। अब देखिए ये फिंगर्स ने रोटेट किया तो जो डायरेक्शन आ रहा है थंब का वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस जो हमारी फिंगर्स रोटेट कर रही हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस पे रोटेशन होगा। तो जब ऐसा रोटेशन होगा तो z इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू y एंड z। तो एन कैप का एक बड़ा स्टैंडर्ड रोल है यहां पर। देखिए कैसे, देखिएगा आपके पास एक वेक्टर है यहां पर a और दूसरा वेक्टर है b। ये कोई जरूरी नहीं है कि a और b वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही हो। कोई भी दो वेक्टर्स हैं एक प्लेन में है और ये जो व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन मान लो आप। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर जरूर होगा। अगर हमने a से क्रॉस किया b तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं। तो जो एक नया वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर होगा a के भी और b के भी, वो इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो वही होगा एन कैप का डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर, लेकिन अगर हम रिवर्स कर दें क्या रिजल्ट आया हमारे पास? a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब जरा देखिए क्या होगा अगर हम यहां से b क्रॉस a करें, ये डायरेक्शन, तो b क्रॉस a फिंगर होल्ड हो रही है और जो थंब है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एन कैप है उसके डायरेक्शन का रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं वेक्टर में? माइनस साइन लगा करके। देखिए तो b क्रॉस a वेक्टर इज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगेन उन दोनों के बीच में एंगल थीटा ही बन रहा है और ये माइनस एन कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड
माइनस यहां पर साइन थीटा एन कैप। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये इक्वल है माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी के। तो बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम हमेशा अप्लाई करते वक्त ध्यान रखेंगे कि वेक्टर्स में जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए इज माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। और देखिए क्या सारी चीजें हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर जैसे ए क्रॉस बी है, कोलिनियर की बात अभी कर रहे हैं, तो ये आया हमारे पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो थीटा जो है वो वैल्यू 0 और पाई के बीच में हो सकती है। दो वेक्टर्स के बीच में इससे ज्यादा बड़ा एंगल नहीं बनेगा। आप ये वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा ए और बी, लेकिन आप ये कहेंगे कि जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये बना दिया जाए, ऐसा नहीं बनेगा। तो अगर ये वेक्टर बी है तो इसको आगे एक्सटेंड करके ये माइनस वेक्टर बी ले लेंगे और इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। बेसिकली जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइंड होगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वो 0 और 180 के बीच में होगा। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है। अब देखिए, इसके बाद आपको बता रहा था कि दो वेक्टर्स जब कोलिनियर होंगे, देखिए वेक्टर्स को पैरेलल वर्ड यूज नहीं करते हैं। वेक्टर्स इसलिए नहीं पैरेलल यूज करते हैं कि वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये वेक्टर एक ए बन गया और हमने एक और वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर सी है। अब ये देखिए कि अगर ये दोनों एंगल थीटा और ये भी थीटा हैं, तो हमने ये देखा कि ये दोनों फ्री वेक्टर्स होते हैं, आप इन्हें ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब ए को उठा के रखेंगे, ओरिजिन यही है, ओरिजिन यहां चला जाता है, या ये वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन पे, एंगल वो सेम बनेगा थीटा, इसीलिए इसको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। और क्लास 12th में हम फ्री वेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं। ए वेक्टर यहां आ जाएगा और सी भी सेम एंगल पे रखा जाएगा, तो सी वेक्टर हो सकता है मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा आ जाए और सी वेक्टर ये आ जाएगा। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर में जो डिफरेंस आएगा वो केवल किसका होगा, मैग्नीट्यूड का। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। देखिए 3 डायमेंशनल है, 3D है, तो इसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ x, y और z एक्सिस है। हाँ पैरेलल भी कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल हर कंडीशन पे जरूरी नहीं है, पर कोलिनियर तो होंगे ही होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये कोलिनियर वाली बात समझ आ गई। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एंगल थीटा भी क्लियर हो गया कि थीटा 0 और पाई के बीच में रहेगा। अब दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं। कोलिनियर वाले केस में देखिए क्या होगा, ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 एन कैप। 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। देखिए एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर बी इसी के ऊपर है वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। लेकिन एक केस और अराइज होता है कि अगर ये है वेक्टर ए और एक और वेक्टर बन रहा है इसी के साथ, इसी लाइन पर है, डायरेक्शन है ये बी, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बना, देखिए दोबारा ध्यान से कि एक ये वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर है बी, डायरेक्शन बिल्कुल 180 पे रिवर्स हो गया, माइनस बी नहीं बना रहे हैं, उसको बी वेक्टर भी कह सकते हैं, माइनस बी कह दिया। अगर पहले वाला केस लिया था बी इस डायरेक्शन में था, तो बी का डायरेक्शन अब माइनस बी हो गया,
तो इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो एंगल आएगा इस केस में एंगल कितना आएगा पाई, और इस केस में एंगल कितना आएगा 0। दोनों ही केस में A क्रॉस B कितना होगा 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0। देखिए ये डायग्राम से देख लीजिए, ये साइन एक्स का कर्व है, ये पाई पे भी 0 और 0 पर भी 0। तो हमने ये देखा कि A क्रॉस B इज 0, इट मींस A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कुछ और रिजल्ट्स को भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमको ये मालूम है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर वे में देखते हैं इसको। ये आई है, ये जे है और ये के है। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं और आई कैप जे कैप के कैप से रिप्रेजेंटेड हैं। बेसिकली ये वेक्टर्स एक्सिस के साथ दिए जाते हैं, एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। के 3D है, ये परपेंडिकुलर होगा। के जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा आई के भी और जे के भी। कुछ रिजल्ट्स देखते हैं यहां से। जिसे हमने लिया आई क्रॉस जे। अब देखिए राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से आई फोल्ड हो रहा है किधर, देखिए जे की तरफ, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो डायरेक्शन आएगा वो के का परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ। तो डायरेक्शन जो एन कैप है इस केस में वो क्या हो जाएगा के वेक्टर, क्योंकि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये आएगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन आई और जे के बीच में एंगल 90 है और डायरेक्शन के कैप का है। ये सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आई जे के। तो यहां से I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K कैप, क्योंकि I वेक्टर का कैप, I कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, J वेक्टर भी यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1, साइन 90 इज 1 और K कैप। तो सिमिलरली देखिए I J फिर J क्रॉस K, J क्रॉस के कितना आएगा। इसी रिजल्ट से यहां पर लिखेगा होगा जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन 90 और आई कैप। रोटेशन ये फॉलो हो रहा है आई जे क्रॉस के। देखिए इसी तरह से हाथ फोल्ड हो रहा है ना, तो यहां पर यह आ जाएगा किसके इक्वल, बिल्कुल सेम ऐसी यही अप्रोच लग रही है यहां पर डायरेक्शन हमें किसके अलोंग मिलेगा आई के अलोंग। फिर करते हैं के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप विच इज जे कैप। अब देखिए अगर इसी में ये वेक्टर जे क्रॉस आई हो जाए, क्या हो जाए जे क्रॉस आई। वैसे तो आप याद रखिएगा कि ये राइट हैंड सिस्टम है रोटेशन का। जे क्रॉस आई इज के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, जो यहां फॉलो हो रहा है। अगर ये सिस्टम रिवर्स हो जाए तो एक माइनस साइन आएगा, पर ये समझ भी लीजिए कि क्यों माइनस आएगा। वाई, जब आपने जे क्रॉस आई किया, मेरे हाथ को फॉलो करिएगा, जे क्रॉस आई किया तो मेरा जो थंब है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है ना, देखिए तो थंब अंदर गया और अंदर जो वेक्टर, अगर ये वेक्टर के है तो अंदर की तरफ जो वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स। तो रिवर्स डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, माइनस लगाकर आएगा ये माइनस के कैप। और अगर इतना हर बार ऑब्जर्वेशन करने की या हर बार इतना कैलकुलेशन
इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये देखेंगे कि आई जे के इस सर्कुलर वे में है या नहीं। जैसे आपने के क्रॉस जे किया तो आपने देखा के क्रॉस जे इस एरो का डायरेक्शन बदल गया, तो आप इसे माइनस आई लिख देंगे। और सिमिलरली आई क्रॉस के में क्या लिखेंगे, माइनस जे। माइनस जे। अब एक और रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होगा। कुछ रिजल्ट और निकाल लेते हैं। रिजल्ट है कि आई क्रॉस आई क्या होगा। अब सिंपल सा है कि आई वेक्टर जो है वो आई वेक्टर के साथ कोलिनियर है, पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। आई कैप डॉट आई कैप का मॉड साइन 0, और ऐसा वेक्टर जो आई क्रॉस आई के परपेंडिकुलर हो, 0 होगा ना। कोई भी वेक्टर हो सकता है, मान लो ये एन कैप पर, ये जो वेक्टर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 0। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के कितने आएंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो वेक्टर्स अगर हमको गिवन है तो क्या कंडीशन होगी और कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए एक वेक्टर है a, और a वेक्टर है a1i, a2j और a3, और b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, b2j प्लस b3k, और हम a क्रॉस b वेक्टर निकालना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिखेंगे a1i, a2j, a3k, और क्रॉस लिखेंगे b1i, b2j, b3k। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ऑर्डर इसमें फॉलो होगा, जैसे पहला यहां से नंबर लेंगे तो ये इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा। देखिए क्या आएगा हमारे पास, a1 b1 तो कॉन्स्टेंट्स है, और यहां पर क्या आएगा, आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब हमने रिजल्ट निकाला है कि ये वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90। तो ये एक स्टेप लिख देंगे, फिर उसके बाद करेंगे दिस इनटू दिस। तो a1 b2 और i क्रॉस j। देखिए ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, i क्रॉस j, पहले i फिर j, प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस a1 b3 i क्रॉस k, प्लस a2, और देखिए a2 b1 और j क्रॉस i कैप, प्लस a2 b2 j क्रॉस j कैप, और प्लस a2j a2 b3 j क्रॉस k। लास्ट रह गया है प्लस a3 b1 k क्रॉस i, प्लस a3 b2 a3 k कैप क्रॉस j कैप, प्लस a3 b3 k कैप इंटू k कैप।
अब देखिए यहां पर J क्रॉस J इज 0, I क्रॉस I इज 0 और A क्रॉस K भी 0 है। अब राइट हैंड सिस्टम से देखते हैं, यहां पर I क्रॉस J है, देखिए ये राइट हैंड सिस्टम है, I J K, एरो के डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रख देंगे k कैप, अदरवाइज माइनस साइन लगेगा। तो I क्रॉस J इज k, तो यहां पर आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या हो गया, A1 B2 k कैप, फिर यहां लिखते हैं I क्रॉस k है तो माइनस A1 B3 k कैप, और J क्रॉस I है तो माइनस A2 B1 k कैप, J क्रॉस I हुआ, फिर ये 0 गया, J क्रॉस K इज I, तो प्लस A2 B3 I कैप हो गया, ये यहां तक फिनिश हो गया। और उसके बाद K क्रॉस I J होगा, तो प्लस A3 B1 J कैप, ये वाला भी हो गया, और फिर J क्रॉस K क्रॉस J इज माइनस B2 A3 I कैप। तो अब हमने ये देखा कि इस रिजल्ट में I कैप कॉमन लें तो क्या आएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, और J का एक टर्म ये है और बाकी सारे टर्म K के आ गए हैं। देखिए जरा, A1 B2 K, ये यहां पर A1 B3 I क्रॉस K इस J, और माइनस होना चाहिए था यहाँ, ठीक है यहाँ J होगा, J आएगा, और J यहां पर भी है तो माइनस J ले लेते हैं, तो A1 B3 माइनस A3 B1 J हो गया, और उसके बाद K यहां पर आया और K यहां पर आया, प्लस K कैप अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये इसका रिजल्ट आया। किसका रिजल्ट है ये, A क्रॉस B का। पर देखिए एक और मेथड है, हम लोग इस रिजल्ट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त, क्योंकि रिजल्ट में हमें I क्रॉस J, K क्रॉस K में बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। राइट सर्कुलर सिस्टम है, यही वैल्यू देखिए आप इसी वैल्यू को निकाल रहे हैं, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, A वेक्टर के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इस डिटर्मिनेंट को इस रोज के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा I कैप दिस इंटू दिस, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए ये स्टेप बहुत इजीली इसी स्टेप के सेम इक्वल आ गया और क्विकली भी आ गया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जहां भी हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो हम इसको यूज करेंगे। एक्चुअल में ये इसके इक्वल नहीं है, पर इसका एक्सपेंशन इस रिजल्ट के सेम आता है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे। इसमें हमें I J K को कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हम रोज के अलोंग एक्सपैंड करते हैं।
आई जे के तो फिक्स है, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आते जाते हैं। तो हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और ऐसे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस आएंगे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम इसी से निकाल लेंगे। अब देखिए इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हम निकाल सकते हैं ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। देखिए कैसे, एक ट्राइंगल है, उसमें एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं। ये साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंटेड है, ये ए से है और उसके बीच में एंगल बन रहा है ए, ये है ए बी सी ट्राइंगल। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाफ, half base into perpendicular distance from vertices to the base या perpendicular, half base into height कर दें, half base into height। अगर हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालें तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। अब देखो इस ट्राइंगल में ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट एम जनरेट हो गया और बेस क्या है, BC का जो मैग्नीट्यूड है वही तो बेस है, या BC ही तो बेस है। BC जो है इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ V वेक्टर, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। अब देखो इन ट्राइंगल ABM ये 90 होगा, परपेंडिकुलर है, हमने लगाया साइन थीटा, तो ये आएगा AM अपॉन BA। BA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज इसके लिए, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। पर BA इज इक्वल्स टू BA मॉड ऑफ A वेक्टर, क्योंकि ये A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यहां से ये आ गया AM अपॉन A वेक्टर का मॉड। तो AM क्या है, हाइट, AM कितना हो गया, देखिए इस A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को साइन से इंटू किया, साइन थीटा। तो यहां पर एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते हैं, हाफ बेस B वेक्टर का मॉड और हाइट A वेक्टर का मॉड साइन थीटा। थीटा जो है, ये जो एक्सप्रेशन है यहां जो हमारे पास आया, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम मॉड लगा सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये किसके इक्वल हो गया, हाफ तो बाहर आ गया, ये A क्रॉस B का मॉड हो गया। कैसे हो गया देखिए, कैसे हुआ देखिए, जब हम A क्रॉस B लिखते हैं तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। थीटा A और B के बीच में एंगल होता है। अगर हम दोनों साइड का मॉड लें, A क्रॉस B मॉड इज A वेक्टर का मॉड, B वेक्टर का मॉड, साइन थीटा एन कैप का मॉड। ये पूरा एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड है। और देखिए क्या होगा, दोबारा से लिख देता हूं, ये जब हम मॉड लेंगे तो क्या आएगा, A क्रॉस B मॉड इज A मॉड B मॉड साइन थीटा एन कैप होल मॉड। अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है A B C, अगर ये मॉड में है या नहीं, तो अलग अलग मॉड हो जाता है इसका, A का मॉड B के। अगर दो बार मॉड लगाएंगे किसी एक्सप्रेशन का तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखिए अगर ये लिखा है A कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका मॉड है, फिर मॉड लेंगे तो ये A वेक्टर के मॉड के इक्वल लिख सकते हैं अगर ये वेक्टर है तब भी, क्योंकि मॉड लेकर तो हमने उसे पहले ही पॉजिटिव बना दिया और फिर दोबारा पॉजिटिव बना रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा ना एक्सप्रेशन।
तो ये आएगा a mod b mod sin थीटा mod n कैप यूनिट वेक्टर का मॉड लेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमने ये लिखा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें यहाँ डॉट 1 लिख कर वो n कैप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ये हाफ a क्रॉस b। तो जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जिसकी एडजेसेंट साइड a वेक्टर और b वेक्टर गिवन हो तो हम यहाँ पर हाफ a क्रॉस b का फॉर्मूला